नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के सप्तम पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा का अध्ययन करेंगे और इस पाठ को हम दो भागों में पढ़ेंगे और आज हम इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग का क्या नाम है? सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, सद्भाव प्रकृति की शोभा। सद्भाव यानी अच्छे भाव, अच्छे भाव है वो प्रकृति की क्या है? शोभा होते हैं। तो किस प्रकार होते हैं ये हम पाठ के परिचय के माध्यम से जानते हैं कि हम इस पाठ में क्या विशेष पढ़ने जा रहे हैं। अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यादिति बोधयति। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाताः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याणविषये नैव किमपि चिन्तयन्ति। तेषां जीवनोद्देश्यम् अधुना इदं संजातम्। नीचैरनीति च नीचैः सर्वे उपायैः फलमेव साध्यम्। नीचैः अनीति च नीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम्। पढ़ते हैं कि आजकल हम देखते हैं सभी जगह समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं। हम देखते हैं कि आजकल सभी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को खुद को स्वयं को क्या मानते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं एवं एक दूसरे का अपमान करते हैं कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, तुझे क्या आता है। प्रायः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रह गई है। अब स्वार्थ साधन पे लगे हुए हैं और जीवन का उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए यही बन गया है कि अतः समाज में मेलजोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया। इस पाठ में क्या दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व रखता है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए और हमारा कल्याण इसी में संभव है। जैसे हमने पिछले पाठ में भी श्लोक में चर्चा की थी, अंतिम श्लोक में, कि प्रत्येक चीज का एक अपना अपना महत्व होता है, कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। और हमारी जो ये द्वेष की होड़ की जो भावना है कि मैं श्रेष्ठ हूं और आप श्रेष्ठ नहीं हो, या आप में ये कमी है, ये है, वो है, तो इस प्रकार की जो हमारी भावना ये समाज में हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इस प्रकार की सोच को छोटी सोच कहा जाता है। तो ऐसी सोच हम न रखें। तो इस पाठ में इस प्रयास से दिखाया गया है कि हम सभी यथा समय अपना अपना महत्व है, यानी हम सभी का क्या है? एक अपना अलग महत्व है और हम सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक दूसरे के ऊपर सहयोग की भावना से हमेशा करना चाहिए। हमें एक दूसरे से विवाद नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए और इसी में हमारा कल्याण है। तो पढ़ते हैं हम अपने पाठ को। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कलानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति। सर्वे अन्योनाश्रिताः सन्ति। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम्। क्या कहा कि अतः समाज में मेल जोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से, यानी प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया कि सभी यथा समय अपना अपना महत्व है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए और इसी में हमारा क्या है? कल्याण है। तो अपने कल्याण के लिए हमें परस्पर साथ में मिलकर रहना चाहिए। और बढ़ते हैं हम आगे, इस कहानी को पढ़ते हैं। क्या है इस कहानी में विशेष? वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी बहती। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु क्रुदित्वा
वृक्षमारु अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकुष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति परं किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति। क्या है इस कहानी में कि वन का दृश्य है और पास में एक नदी बह रही है, यानी एक वन का दृश्य है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, और एक नदी बह रही है पास में, और पास में ही जंगल है, वन है। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा होता है, एक शेर है वो सुखपूर्वक वहां पर विश्राम कर रहा होता है। उसी समय एक बंदर आकर शेर की पूंछ को पकड़कर घुमाता है। एक बंदर आया और शेर की पूंछ को पकड़कर घुमा दिया। और हम भी कई शरारती बच्चे तो उनको इस नाम से पुकारते हैं कि बंदर कौम, बच्चों को बंदर कौम कहते हैं कि बंदरों की तरह बच्चे भी शरारती होते हैं। तो बंदर शरारत कर रहा है एक शेर के साथ, उसकी पूंछ पकड़ी और घुमाई और चला गया। क्रोधित शेर उसको पकड़ने की इच्छा करता है, यानी शेर को तो गुस्सा तो आएगा ही अगर ऐसा करोगे तो, और गुस्सा आती है उसको पकड़ने की इच्छा करता है, पकड़ना चाहता है उसको, किंतु बंदर तो वृक्ष से दूसरा बंदर, यानी एक वृक्ष वो तो चढ़ जाता है दूसरे वृक्ष पर, और दूसरा बंदर आकर शेर के कान को खींचकर पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एक आया, पूंछ घुमाई और वो पेड़ पर चढ़ गया, और दूसरा आया, उसने उसका कान खींच दिया और कान खींच के वहां से वो भी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं, यानी बंदर हैं वो बार बार शेर को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्रोधित शेर इधर उधर छोड़ता है, भागता है, गर्जना करता है, किंतु कुछ भी करने में असमर्थ होता है। शेर पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकता, और बंदर आते हैं, खींचा कान, कभी पूंछ खींच खींच कर भाग भाग के कहां चढ़ रहे हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। यानी शेर को बहुत अधिक परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षं मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। निद्राभंग दुःखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः। सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति सिंहः क्रोधेन गर्जन्, भोः अहं वनराजः, किं भयं न जायते, किमर्थं मामेव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा। क्या हुआ, वानरा हसन्ति, शेर तो उनकी तरफ तोड़ता है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाता, परेशान हो जाता है पूरा का पूरा वो, और गरजता है तेज, और उसकी गर्जना को सुनकर के बंदर है वो क्या करते हैं, हंसते हैं। और पेड़ के ऊपर विभिन्न प्रकार के पक्षी भी शेर की ऐसी दशा देखकर, यानी शेर की इस प्रकार की स्थिति को देख करके वो भी साथ में कलरव यानी कूजन करते हैं, खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं, अल्लाह भी शेर को भी कोई तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है। निद्रा भंग होने के दुख से, निद्रा भंग होने के दुख से दुखी वनराज यानी शेर तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दशा यानी दुर्दशा देखकर सभी जंतु से पूछता है। क्या पूछता है, क्रोध से गर्जना करते हुए, अरे मैं वन का राजा हूं, कोई भय नहीं है तुम्हें, तुम सभी मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। यानी बंदर तो उस पेड़ पे चढ़ गए, और इस प्रकार का देख करके, शेर को देख करके सभी पक्षी क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं। और तो वो ऐसी स्थिति देखकर वो शेर उन सभी जंतुओं से पूछता है कि भाई आप लोगों को बिल्कुल ही ऐसे शर्म नहीं आ रही कि मैं जंगल का राजा हूं और तुम इस प्रकार से मुझे परेशान कर रहे हो, तुम्हें कोई भय नहीं है, मुझसे कोई डर नहीं लगता तुम्हें मेरे से, क्या ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो मुझे मिलकर, तुम इस चीज का तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं है, क्या किया जा रहा है ये। तो क्या होता है इस पार्ट में आगे, एकः वानरः यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, राजा तु रक्षकः भवति परं भवान् तु भक्षकः, अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नास्ति, तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि। अन्य वानरः किं न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति ही। क्या कहता है कि यत त्वं वनराजः भवितुम, एक वानर बोलता है उसमें से, बंदर क्या बोला कि क्योंकि तुम वनराज होने में सर्वथा अयोग्य हो, कि तुम्हें राजा बना किसने दिया, राजा बनने के तो योग्य ही नहीं है, तुम और राजा हो ही नहीं सकता, किसने बना दिया तुम्हें राजा, तुम तो एकदम अयोग्य हो, सब प्रकार से अयोग्य हो। राजा तो रक्षा करता है किंतु तुम तो भक्षण करते हो, राजा का काम होता है रक्षा करना, और तुम तो कभी किसी को खा जाता है, कभी किसी को खा जाता है, सभी का भक्षण कर रहे हो, तुम अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ नहीं हो, यानी तुम खुद की रक्षा है उसको करने में भी समर्थ नहीं हो, तुम खुद हम तेरे को परेशान कर रहे हो तो खुद को नहीं बचा पा रहा है, कैसा राजा है तुम।
तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? यानी तुम खुद को नहीं बचा पा रहा तो हमारी रक्षा कैसे करेगा? दूसरा बंदर बोलता है, अन्य वानर है, क्या बोला? किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति ही, क्या पंचतंत्र में कही हुई बात तुम्हारे द्वारा नहीं सुनी गई? पंचतंत्र एक कहानियों का संग्रह है कि उसमें पशु पक्षियों की कहानियां हैं, तो उसमें लिखा गया है कुछ, क्या लिखा गया है? यो न रक्षति वित्रास्तान पीडयमाना परई सदा जंतून पार्थिव रूपेण से वृपतांतो न संशय। क्या कि तूने वो पंचतंत्र की कहावत नहीं सुनी क्या? उसकी पंक्ति नहीं सुनी क्या? क्या कहा गया है उसमें कि जो डरे हुए को रक्षा नहीं करता है, यानी जो डरे हुए की रक्षा नहीं करता है एवं हमेशा दूसरों को पीड़ा देता है, उस जंतु को यमराज भी मारने में संकोच नहीं करते हैं। कि जो दूसरों की रक्षा नहीं करता, तू ठीक है जंगल का राजा है, शेर है, लेकिन तू खुद की रक्षा तो कर नहीं पाता, और एकदम जो खुद की रक्षा नहीं कर पाता है और जो डरे हुए की रक्षा नहीं करता तो खा जाता है। तो कोई जानवर तेरे पास आ जाए तो छोड़ता ही नहीं है उसको, और हमेशा दूसरों को पीड़ा पहुंचाता रहता है। और ऐसे व्यक्ति को यमराज मारने में संकोच नहीं करते हैं, यमराज भी उसको जल्दी मार देते हैं, शीघ्र ही मार देते हैं। तुम तो यमराज के द्वारा मारने योग्य है, तेरे को तो मारे उतना ही कम है, सब जंगल को खाली कर दिया, सबको खा गया तुम। देखते हैं आगे क्या कहते हैं उनको बंदर वगैरह। का कहे आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहमेव योग्य। लो ये बीच में ही आ गया, इसकी अलग इच्छा है। पीक है उपहसन, हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, कथम तुम योग्य वन राज है भवितुम यत्रा तत्र का इति तरक ध्वनिना वातावरणम आकुलीम करोसि न रूपम न ध्वनिरस्ति कृष्ण वर्णम मेध्या मेध्य भक्ष्यम त्वाम कथम वन राजम मन्यामहे वयम। कौवे की क्या इच्छा है इसकी भी सुनो, क्या कह रहा है ये? कौवा कह रहे हैं आम आम, हाँ हाँ आपके द्वारा ठीक कहा गया, हाँ भाई आपने सही कहा। किसने? उस वानर ने। क्या कहा? कि वास्तव में वन का राजा वनराज बनने के योग्य तो मैं ही हूं। लो कौवा कह रहा है मुझे राजा बना दो, शेर तो राजा बनने के लायक है नहीं, मुझे बना दो राजा। तो कोयल हंसती हुई मजाक करती, ओहो तुम्हें राजा बना दे, किस प्रकार तुम योग्य वनराज हो, किस प्रकार हो तुम राजा, ऐसा क्या है तुझमें कि तुम्हें हम राजा बना दे। यहां वहां का इस प्रकार की ध्वनि निकालते हो, यानी तुम ये ध्वनि है तुम्हारी कांव कांव इस प्रकार की ध्वनि निकालते हो, यानी कांव कांव की ध्वनि निकालते हो तुम। और कांव 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 ही करता है ना कौवा, कांव कांव की ध्वनि निकालते हो, कांव कांव की ध्वनि निकालते हो और कह रहे हो हमें राजा बना दो। इस प्रकार की ध्वनि निकालते हो, वातावरण को खराब करते हो, यानी इस प्रकार की खराब तुम ध्वनि निकाल करके वातावरण को क्या करते हो? खराब करते हो। और न तुम्हारा रूप है, न तुम देखने में इतना सुंदर है, और रंग तेरा है काला, और गंदी गंदी तुम चीजें खाता है, हम सब तुम्हें कैसे वन का राजा मान ले भाई? इसको ठीक सुनाई है ना, कि कौवा जैसे बोला कि मुझे राजा बना दो, राजा बनने के योग्य तो मैं हूं, तो कोयल हंसती हुई उसका मजाक उड़ा रही है, बोल रही कि तू तो राजा बनने के बिल्कुल ही लायक नहीं है, एक तो तेरा रूप काला, और दूसरा तो इस प्रकार की आवाजें निकालता है कांव कांव की, कोई सुनना नहीं चाहता, उसको खराब ध्वनि निकालता है तू। तीसरा गंदी गंदी तुम चीजें खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है, और हम लोग तुझे राजा बना दें, तू तो बिल्कुल ही योग्य नहीं राजा बनाने के लिए। इसका मतलब कोयल का मतलब यह कि राजा बनने के लायक तो मैं हूं। सब में होड़ लग जाती है। काक है, क्या कह रहा है काक है? अरे अरे किम जलपसी यदि अहम कृष्ण वर्ण है तरी त्वम किम गौरंग है अपि च विस्मर्यते यत् किम यत् मम सत्य प्रियता तु जनानां कुते उदाहरण स्वरूपा ऐनृतम कदसी चेत काकः दसेत इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम् अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते। इसने भी बहुत अच्छी बात बोली है वापस। जैसे ही कोयल ने उसका मजाक उड़ाया तब क्या बोल रहा है ये? अरे अरे क्या बक रही हो, किम जलपसी। कोयल को बोल रहा है अरे तुम क्या बक रही हो ऐसे, यदि मैं काले रंग का हूं तो तू कौन सी गोरी है? किसको बोल रहा है? कोयल को। मान लिया मैं काला हूं तो तू कौन सी गोरे रंग की है? तुम भूल गई हो कि मेरी सत्यता को जनता जानती है, जो मेरी बातें हैं मेरी सत्यता है उसको जनता जानती है, तुझे क्या पता। उदाहरण स्वरूप झूठ बोले कौवा काटे, मेरा ही नाम आता है उसमें। इस प्रकार हमारा परिश्रम तो विश्व प्रसिद्ध है, यानी जो हमारा प्रसिद्ध है झूठ बोले कौवा काटे, हमारा नाम आता है। ऐसे सुना है कभी झूठ बोले कोयल काटे? ऐसा नाम नहीं है, मेरा नाम आता है उसमें। परिश्रम तो विश्व प्रसिद्ध है। और भी कौवा जैसी
चेष्टा हो तो विद्यार्थी आदर्श माना जाता है। एक श्लोक भी है, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्प निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, कि विद्यार्थी को चेष्टा वो कौवे के समान होनी चाहिए। तो कौवा कह रहा है कि देखो किसी विद्यार्थी को उदाहरण दिया जाता है तो उसको चेष्टा मेरे जैसी बताई जाती है, उस विद्यार्थी के आदर्श गुणों में मेरा उदाहरण दिया जाता है कि आपको कौवे जैसा बनना चाहिए। तेरा कौन सा उदाहरण है? आई कहीं की रानी। आगे देखते हैं क्या करता है वो। पिक है अलम अलम इति अति विकथितेन किम विस्मर्येत यत काकः कृष्ण है। काकः कृष्ण है, पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिक पिक। काकः कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिक पिक। बहुत अच्छा श्लोक दिया यहाँ पे। तो कौवा कहता है रे परभृत अहम यदि त्वं तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्रास्यूपिका अतः अहम एव करुणा परः पक्षी सम्राटः काकः। लो जी बन गया ये तो पक्षियों का सम्राट। क्या कह रहा है? अधिक आत्म प्रशंसा करने डींग मारने से बस करो। बस ठीक है, इतना मत बोलो। क्या भूल जाते हो कि कौवा काला है? यानी उसने कोयल बोला कि कौवा काला है, और कौवा और कोयल में क्या भेद है? यानी कौवा काला होता है और कोयल भी, श्लोक का अर्थ है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। यानी रंग की दृष्टि से देखा जाए, रंग रूप की दृष्टि से तो दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन वसंत समय आने पर कौवा कांव कांव करता है और कोयल कोयल होती है। यानी कौवे की कांव कांव वसंत के समय में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कोयल की पीहू पीहू हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो कौवा बोलता है क्या? अरे परभृत अहम यदि तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्रास्यूपिका अतः अहम एव करुणा पर है पक्षी सम्राट है काकः। कि अरे दूसरों पर पलने वाली, अरे दूसरों पर पलने वाली यदि मैं तेरी संतान को नहीं पालूं तो कहां कोयल हो? ये जो कोयल होती है इसकी जो संतानें हैं उनको मैं ही तो पालता हूं। अगर मैं उनको कुछ खिलाऊं नहीं पिलाऊं नहीं तो कोयल आएगी कहां से? इसलिए मैं ही दयालु पक्षियों का राजा हूं और दयालु पक्षियों का राजा कौवा हूं। यानी तुम्हारी संतानों को मैं ही पालता हूं, इसलिए कोयल बनती है। और अगर मैं पालना छोड़ दूं तो कोयल होगी नहीं, फिर तुम किसी प्रकार से राजा बनने के लायक नहीं हो। राजा तो पक्षियों का राजा मैं ही बनने के लायक हूं, ऐसा कहता है कौवा। तो जानते हैं हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। गज है, सबकी बातें चल रही है, कोयल, वानर, शेर, और अभी इनके बीच में आ जाते हैं हाथी। समीपतः एवा गच्छन अरे अरे सर्वे संभाषणम श्रवणेन वाहम अत्रा गच्छम अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि वन्य पशून् तु तुदन्तं जन्तुमहं स्वशूण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि किमन्य को अप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय। लो, हाथी क्या कहता है? पास से ही आते हुए अरे अरे सारी बात को सुनता हुआ, यानी उनकी जो बातें चल रही थी उन सारी बातों को हाथी सुन रहा है और सुनता हुआ आता है और कहता है कि मैं यहां आया हूं, यानी मैं तुम्हारी सभी बातों को सुनता हुआ ही यहां आया हूं। मैं बहुत बड़े शरीर वाला, बलवान और वीर हूं, यानी मेरा शरीर भी बड़ा है और मैं बलवान हूं। शेर हो अथवा दूसरा कोई भी वन के पशुओं को तंग परेशान करते हुए जीव को मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार डालूंगा। चाहे कोई भी हो, शेर हो या कोई और हो, तो मैं उसको अपनी सूंड से पटक पटक के उसको मार सकता हूं। यानी आपकी रक्षा करने के लिए मैं हमेशा के लिए एकदम सही हूं। क्या कोई दूसरा ऐसा वीर है जो ऐसे पटक पटक के हर किसी को मार दे? इसलिए मैं ही वनराज जंगल के राजा के पद के लिए योग्य हूं। पहले शेर कह रहा है मैं राजा हूं, फिर कौवा कह रहा है मैं राजा बनने योग्य हूं, बंदर कह रहा है मैं राजा बनने योग्य हूं, और कोयल कह रही है मैं राजा बनने योग्य हूं, और अब कह रहा है हाथी, ये कह रहा है कि सब प्रकार से मैं उचित हूं और मैं राजा बनने के योग्य हूं। बंदर क्या कहता है? वानर अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यामि पुच्छम विधुय वृक्षोपरि आरोहति। बंदर ने फिर अपना काम कर दिया, अरे अरे अथवा ऐसे जल्दी से ही हाथी के भी पूंछ को मरोड़ कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है।
और जैसे ही उसने कहा कि मैं एकदम शक्तिशाली हूं, ये हूं, वो हूं, तब बंदर आया और उसकी पूंछ को मरोड़ी और वहां से वापस भाग के कहां चढ़ जाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। अब हाथी को भी हरा दिया। उसको कैसे मारेगा हाथी, देखते हैं आगे। गजः तम वृक्षमेव स्व सुंडेन आलोडयितुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति एवं गजः वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। क्या होता है कि हाथी उस पेड़ को ही अपनी सूंड से हिलाना चाहता है। जिस पेड़ पे वो उसकी पूंछ को मरोड़ के बंदर चढ़ा था, उस पेड़ को अपनी सूंड से हिलाना चाहता है, पटकना चाहता है, परंतु बंदर कूद कर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। बंदर है वो उस पेड़ से उसको पटकना चाह रहा है, तो उस पेड़ से वो दूसरे पेड़ पर चला जाता है। इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसता है और कहता है, इस बात को देख करके शेर को भी हंसी आ गई। क्या कहता है शेर कि भो गज है मामप्येव मातुदन एते वानराहा। क्या कहा कि शेर कहता है, हे हाथी, मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही तंग किया था, जिस प्रकार से तुझे तंग कर रहा है ऐसे ही मुझे पूंछ मरोड़ कर कान मरोड़ करके तंग किया था। तो बंदर कहता है वानर एतस्मादेव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराजपदायेन विशालकायं प्राक्रमिणं भयंकरं चापि सिंह गजम वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः अतः वन्य जंतूनां रक्षायै वयमेव क्षमाः एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्यस्थः एकः बकः। क्या होता है कि बंदर ने कहा, उसने जब बताया कि शेर ने कि अरे शेर हाथी, ये जो बंदर है इसने मुझे भी इसी प्रकार से पूंछ मरोड़ कर या कान खींचकर परेशान किया था जैसे तुम्हें कर रहा है। तो बंदर कहता है, इसलिए तो कहता हूं कि मैं ही वनराज जंगल के राजा पद हेतु योग्य हूं। तो बंदर फिर कहता है कि देख लो भाई, दो बार ये भी कह रहा है वो भी कह रहा है, दोनों को परेशान करो, तुम दोनों ही बहुत बड़ा साबित कर रहे हो अपने आप को, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो आप। इसलिए तो मैं तो कहता हूं कि वनराज यानी जंगल के राजा के लिए पद के योग्य तो मैं ही हूं, जिससे हमारी जाति बड़े शरीर वाले वीर और भयानक शेर अथवा हाथी को भी पराजित करने में समर्थ है। यानी हमें वो हाथी को भी क्या करने में, यानी पराजित करने में समर्थ है, उसको भी पराजित करने में हम समर्थ हैं, हराने में समर्थ हैं। अतः जंगल के जीवों की रक्षा के लिए हम ही योग्य हैं, यानी हम ही समर्थ हैं। यह सब सुनकर नदी के बीच से बगुला भी आ जाता है। और क्या होता है इनके बीच में वार्तालाप, देखते हैं हम आगे। और हमारे सप्तम पाठ के प्रथम भाग को आज हम यही समाप्त करते हैं। और इसमें इनकी पक्षियों की और जानवरों की आपस में वार्तालाप चल रही है। सब अपने आप को राजा बनाने की होड़ में लगे हुए हैं और अंत में कौन राजा बनता है, क्या इनके बीच में आगे संवाद होता है, कौन कौन से पक्षी और जानवर आते हैं, ये हम जानेंगे इसी पाठ के अगले भाग में। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।